बच्चों, आपने कविता तो ध्यानपूर्वक समझ ही ली होगी। अभी हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी अभी उनके जीवन में कोमल, मधुर, दयामय और सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। उसके जीवन में काफ़ी लंबे समय के बाद सुख और खुशियाँ आई हैं। अतः अभी उनकी मृत्यु नहीं आई है और ना हो सकती है। कवि का जीवन अत्यंत आनंदमय और सुखपूर्ण व्यतीत हो रहा है और वो लोगों में भी, मनुष्यों में भी एक नई चेतना का संचार करना चाहते हैं। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अंत तक विकसित होने का द्वार दिखाने के लिए कवि कहते हैं कि फूलों के आलसीपन को समाप्त कर देगा। उनका जो आलस है उनको दूर करके उनमें एक नई चेतना भरेंगे। उन्हें विकसित करने के लिए वह अपने जीवन के खुशी रूपी अमृत को उनके लिए सींच देगा, जिससे वे अनंत तक खिले रहेंगे। खिले हुए फूल सभी के जीवन में खुशी का संचार करते हैं। उनके निद्रित जो कलियां हैं उन पर एक अपना हाथ फेर कर उनका में नई चेतना भरने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि सोई हुई कलियों की तंद्रा मतलब नींद से उत्पन्न आलस को दूर करने के लिए अपने कोमल कोमल प्यारे सपने अर्पित करना चाहता है और उनके ऊपर ये हाथ फेरना चाहता है, जिससे उनका आलस दूर हो जाए और उनमें एक नई चेतना आ जाए। उन कलियों के लिए सूर्य को प्रकट कर उन्हें जगाना चाहता है। कवि प्रत्येक स्तर पर कलियों की निद्रा को तोड़ना और भगाना चाहता है, उनमें एक नई चेतना प्रदान करना चाहता है। आगे देखिए, कविता के आगे पहला प्रश्न, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? हमारे देश में अनेक ऋतुएं हैं। ये हमारा देश ऋतुओं का देश कहा जाता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, वसंत आदि 6 ऋतुओं का यहाँ आगमन होता है। इसमें वसंत जो है वो सबसे प्रिय ऋतु है। उसमें उसके आगमन पर जब वसंत ऋतु आती है तो सभी प्राणी जो हैं और प्रकृति हर्षित हो जाती है और उल्लास से झूम उठते हैं। इस ऋतु में मौसम बहुत सुहावना रहता है, सुंदर फूल खिलते हैं, चारों ओर हरियाली रहती है। इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। प्रश्न 2, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। वसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है। इस ऋतु में नागपंचमी, होली, वसंत पंचमी ये त्यौहार मनाए जाते हैं। अब इनमें से किसी एक के बारे में आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग नोटबुक में निबंध के रूप में लिखेंगे। क्लास वर्क नोटबुक में इसे नहीं करना है। प्रश्न 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? कवि इसमें कह रहे हैं कि लोगों के जीवन पर ऋतु परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये एकदम सही है। विभिन्न प्रकार के ऋतुओं में रहने के कारण व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है।
इसका प्रमुख उदाहरण है वसंत ऋतु। इस ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति बाहर घूमने का इच्छुक होता है। इस समय ऋतु अत्यंत सुहावनी होती है और चारों तरफ मौसम बहुत ही सुहावना, बहुत अच्छा होता है। भारत में अनेक ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। इन सब ऋतुओं का अलग अलग प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। गर्मी के ऋतु में बहुत गर्म रहता है, हम घर में ठंडे पदार्थ खाते हैं, कूलर चलाते हैं। सर्दी में इसके विपरीत मौसम रहता है। तो इन ऋतुओं का हमारे जीवन पर, हमारे खान पान पर, पहनावे पर पूरा असर आता है। आप प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर अपनी कल्पना से लिखेंगे। आगे देखिए, अनुमान और कल्पना। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में भौर, भौरे वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों को पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि यह वसंत ऋतु है। इसमें फाल्गुन और होली का दृश्य दिखाया गया है। यह दृश्य अत्यंत ही आकर्षक है और सुंदर है। प्रश्न 2, स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? कलियों के फूलों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। फूल पौधे हमारे वातावरण को सुंदर बनाते हैं, महका देते हैं। इसलिए उनकी देखभाल, समय समय पर पानी डालना, खाद डालना, उनका ध्यान रखना, ये सब करना उनके लिए एक अमूल्य योगदान उन्हें हम दे सकते हैं। प्रश्न 3, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। कवि ने इस कविता में मानव कल्याण की कल्पना की है। कविता में बताए गए ऐसे तरह तरह के कार्यों को वह मानव से जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मनुष्य में भी सुधार आ जाए। अलसाई कलियों के माध्यम से निराश और हताश लोगों में प्रसन्नता बांटना चाहता है। सोई हुई कलियों के माध्यम से वह लोगों में एक नई जागृति लाना चाहता है। वह सोई कलियों पर हाथ सहलाकर उन्हें जगाने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार उसने जीवन में निराश और हताश लोगों में जागृति और क्रांति का भाव पैदा करने का प्रयास किया है। आगे देखिए, भाषा की बात। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पात्रों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेषी एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग किया होता है। 3 बेर खाती तो बे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर 2 अर्थ में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहते हैं।
कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी, इन सब शब्द युग्मों के एक एक वाक्य बनाने हैं। जैसे बातों बातों में, रमेश बातों बातों में सभी को अपना मित्र बना लेता है। रह रहकर, मैंने जिस दुर्घटना को आज सुबह देखा था उसका विचार रह रहकर मेरे मन में आ रहा है। इस तरह से सभी के वाक्य अपने कल्पना से, अपने मन से सब बच्चे अपने अपने वाक्य बनाएंगे। कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कोमल गात, गात माने शरीर, शरीर कैसा है? कोमल है। तो शरीर जो संज्ञा है वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात ये शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं। यहाँ पर हिंदी विशेषणों के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। इनके 2-2 उदाहरण लिखेंगे। तो गुणवाचक विशेषण के जैसे लाल साड़ी, काली कोयल। परिमाणवाचक में, परिमाण का क्या मतलब है कि कुछ जहाँ पर उनकी मात्रा बताई गई है, 4 किलो आलू, 3 किलो बेसन। संख्यावाचक में जहाँ संख्या बताई गई है, 3 किताबें, 4 पुस्तक। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण जहाँ पर हम संकेत करते हैं विशेषण की तरफ, जैसे वे लोग, कुछ बच्चे। तो ये जो हैं वे लोग, वो पुस्तक। तो जहाँ पर हम संकेत करते हैं उसकी तरफ, संज्ञा की तरफ, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरह के कोई भी आप 2-2 उदाहरण उसमें लिखेंगे। कुछ करने को, वसंत पर अनेक अनूठी कविताएं हैं। कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। ये नहीं करना है। शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। यहाँ पर वसंत के अर्थ लिखने हैं। जैसे वसंत का अर्थ होता है वसंत ऋतु। संगीत के साथ सुरों में से एक दूसरा सुर जो है वो भी वसंत कहलाता है। संगीत में एक ताल होती है, उसको भी हम वसंत कहते हैं। फूलों का गुच्छा, उसको भी हम वसंत कहते हैं। इस प्रकार वसंत के 4 अर्थ लिखेंगे। धन्यवाद।